नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर बैठे हैं जिस पर दुनिया फिक्रमंद है। दुनिया इस पर काफी सोच रही है कि आखिर इस का अंजाम क्या होगा। और ये अंजाम की बात जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं यूक्रेन रशिया वॉर की। आज हुआ क्या है कि एक खबर आई कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है उसके खिलाफ यूएनजीए में यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक निंदा प्रस्ताव लाया जाना था, जिसमें रूस चाह रहा था कि उसमें सीक्रेट वोटिंग हो, गुप्त मतदान हो, और लोग भारत जो है वो गुप्त मतदान में हमारा साथ दे। लेकिन भारत ने क्या किया कि सार्वजनिक वोटिंग के पक्ष में वोट दिया है। तो इसको रूस के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रूस हमारा मित्र राष्ट्र है। तो भारत का ये कदम कितना आज की तारीख में जरूरी था या ये ठीक है, इस विषय पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर अपने प्रोग्राम में दावत दी है आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख को। डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, ये जो मसला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा जो पिछला प्रोग्राम था, जो आपने देखा, जिसमें जी। हमने उसका मैंने थंबनेल दिया था कि भारत ने भारत ने चीन के खिलाफ चीन का साथ यूएनएचआरसी। देकर, यूएनएचआरसी में चीन का साथ देकर वीगर्स के मसले पर दुनिया को क्या संदेश दिया है, मतलब चाइना को क्या संदेश दिया है, ये मैंने एक प्रोग्राम किया था जिस पर बड़े अच्छे खासे व्यूज आए और लोगों ने बड़ा पसंद किया। और डॉक्टर साहब, खासतौर पर आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपकी बड़ी तारीफ की गई और उसमें लिखा गया कि बहुत ही बढ़िया डीप एनालिसिस सभी को और बहुत ही धन्यवाद, सभी को मैच्योर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही परिपक्वता से आपने प्रश्नों का उत्तर दिया और बहुत लोगों को अच्छा लगा कि बहुत ही एक पॉजिटिव एनालिसिस आपने दिया। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सभी को। जी, तो दर्शकों, आज एक बार फिर डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ हैं। मैं आपकी डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा बता दूं, ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब डॉक्टर भी हैं। वो डॉक्टर नहीं जो पीएचडी डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हैं। आप डेंटिस्ट हैं पेशे से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर पढ़ना लिखना समझना बात करना उनकी एक खासियत है। डॉक्टर साहब, ये जो विषय मैंने आज आपके सामने उठाया है, तो भारत को ऐसी क्या जरूरत थी कि उसने ये गुप्त मतदान की जगह सार्वजनिक मतदान को तरजीह दी? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो हमको इसका बैकग्राउंड समझना होगा। और मैं रशिया ने 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया, और जनमत संग्रह करा के उसको अपनी टेरिटरी का, रशिया की भूमि का अंग बना दिया, मतलब अपनी बॉर्डर्स का रूस ने फैलाव किया। और अब यूएन के अंदर वेस्ट क्या कर सकता था? या तो उसको सुरक्षा परिषद में लाता, लेकिन सुरक्षा परिषद में जैसे ही लाता तो रूस जो था वो वीटो ले लेता, क्योंकि रूस खुद उसका P5 का स्थायी सदस्य है विथ वीटो पावर। तो सुरक्षा परिषद में लाने से कोई मतलब नहीं था। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको यूएन जनरल असेंबली में लेके आते हैं, जिसपे सारे मेंबर्स होते हैं, और फिर वो वोट करेंगे। अब रशिया इस चीज को समझ रहा था कि वहां पर हम हार जाएंगे, और उससे कहीं ना कहीं उनको लज्जा आती संभवतः। इसलिए वो चाहते थे कि वो गुप्त मतदान हो, जैसे हम लोग अपनी एडल्ट फ्रेंचाइजी को उपयोग करते हैं कि मैंने अगर भाजपा को वोट दिया है तो त्रिवेणी प्रसाद पांडे जी को मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने किसको दिया है, या त्रिवेणी प्रसाद जी ने किसको दिया है वो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। तो रशिया चाहता था कि वो गुप्त मतदान हो। तो अचानक अल्बेनिया खड़ा होता है। अल्बेनिया जो है, थोड़ा उसका भी आप परिप्रेक्ष्य समझे, यूरोप का एक छोटा सा देश है जो किसी जमाने में कम्युनिस्ट कंट्री था, और अब जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और साथ ही साथ नेटो का अलाय है। जैसे पोलैंड नेटो का अलाय है, पहले कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट कंट्री था, अब नेटो में है। तो वैसे ही अल्बेनिया भी जो है वो नेटो का अलाय है। उसको ये भी इच्छा है कि हो सकता है कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए, और मुझे लगता है कि उसके चांसेस हैं। चांसेस क्यों हैं? एक बात थी कि टर्की जो था वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन टर्की को नहीं बनाया गया। तो एक ये बात भी प्रचलित में है कि, और प्रचलन में क्या है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने एक बात कही थी, टर्की इज टू बिग, टू पुअर एंड टू मुस्लिम।
टू बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये बात फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कही थी, और फ्रांस बार बार उसको रोकता भी रहा। तो ये एक धारणा बनने लगी, चूंकि टर्की के विषय में कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए उसको यूरोपियन यूनियन का नहीं बनाया गया। अब आप थोड़ा सा अल्बेनिया को देखें। अल्बेनिया भी प्रमुखता से, मैं सोचता हूँ 90% से ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, 90% से ज्यादा पॉपुलेशन उसकी मुस्लिम है। लेकिन छोटा सा कंट्री है, कुछ लाख में उसकी जनसंख्या है, तो उसको बनाना इनके लिए भी आसान है, और ऑप्टिक्स और एस्थेटिक्स भी अच्छे जाएंगे। तो उसको नेटो में भी रखा है, और मुझे लगता है हो सकता है कि अच्छे ऑप्टिक्स के लिए अल्बेनिया को यूरोपियन यूनियन का भी अंग बना लिया जा सकता है। तो अल्बेनिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इसके ऊपर वोटिंग करते हैं कि गुप्त मतदान होगा कि ओपन मतदान होगा। और जब ये वोटिंग हुई, तो उसमें हिंदुस्तान ने समर्थन किया कि ओपन मतदान हो, जो कि रशिया के विरुद्ध जाके वोट किया। इसी के लिए हम बात कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या हिंदुस्तान रूस से दूर हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपने कुछ समय पहले ही जयशंकर जी का क्वाड के फोरम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में बयान सुना होगा। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि रूस ने हमको उस समय हथियार दिए जब वेस्ट जो था, हमारे पड़ोस की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को अपना अलाय बना रखा था। मतलब सीधे पाकिस्तान के ऊपर कहा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, विशेषकर जियाउल हक के समय की जो डिक्टेटरशिप थी, आपने तो उसको अपना मित्र बना रखा था और हमको हथियार नहीं देते थे। ऐसे कालखंड में, ऐसे टेस्टेड टाइम में, जो हमारा परेशानी का समय था, हमने जंगें भी लड़ी उस समय हमको रूस ने हथियार दिया। इसका साफ साफ मतलब है कि हिंदुस्तान रूस का साथ छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये पूछेंगे फिर ऐसा बयान देने के उपरांत ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि हमारी एक स्टेटेड पोजीशन रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी चीज हो वो ओपन प्लेटफॉर्म पर हो, गोपनीय नहीं हो। तो जो देश होते हैं, वो बड़े देश होते हैं, वो अपनी स्टेटेड पोजीशन से एकदम नहीं पलटते हैं। तो हमने वो ही किया जो हम आज तक कहते आए थे। यदि हम ऐसा कर नहीं करते, तो हम फिर यू टर्न लेते, और यू टर्न लेने के अपने खुद की एक प्रभाव आते हैं, फिर दूसरे देश आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी बात आप ये भी सोचिए एक मिनट के लिए, कि हम एक तरफ से रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ क्वाड का भी पार्ट है। हम अमेरिका के अलायंस में भी, अलायंस नहीं, पार्टनरशिप में है अमेरिका के जी साथ। जी। तो हम दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे हैं, और ये समय बैलेंस बनाने का ही है। बुद्धिमत्ता इसी को कहेंगे। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जब हो रहा है, जब विश्व व्यवस्थाएं बदल रही हैं, वो साफ साफ बदलती दिख रही हैं। मैं आपको अभी कुछ चीजें बताऊंगा जिसके विषय में संभवतः आपके व्यूअर्स को नहीं पता होगा। कोई बात नहीं कर रहा, वेस्टर्न प्रेस छुपा लेती है। कुछ दिनों पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब ने एक गोपनीय बैठक बुलाते हैं, जिसमें वो वहां के एलिट और अपने खास अधिकारियों को बुलाते हैं। और उसमें क्या था कि इमैनुअल मैक्रोन्स विजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, वेस्ट के पतन का जो विजन है इमैनुअल मैक्रोन का, उसके ऊपर बताते हैं कि किस प्रकार से वेस्ट नीचे जा रहा है। और शायद उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि रशिया के विषय में भी था कि रशिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन इस चीज को पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया। आपको कोई वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्जियन में, ऑस्ट्रेलियन में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। आप गूगल करें इस विषय पर, आपको कुछ प्रमुख फ्रेंच अखबारों में और छोटे मीडिया हाउसेस में मिलेंगे, प्रमुख फ्रेंच अखबारों में भी मिलेंगे। तो आपको नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वेस्ट डिक्लाइन पर है। इमैनुअल मैक्रोन इस चीज को देख पा रहे हैं कि वेस्ट की जो हेजमनी थी वो खत्म हो रही है, और ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। फिर अभी फ्रांस के में प्रोटेस्ट इस बात के लिए भी हो रहे हैं कि नेटो से निकल जाया जाए। और मरीन लापेन, बेसिकली फ्रांस में दो जो सबसे बड़े नेता हैं, एक है इमैनुअल मैक्रोन जो कि सेंट्रिस्ट है, और एक राइट विंग जो नेत्री हैं, उनका नाम है मरीन लापेन। मरीन लापेन ने तो नेटो से बाहर निकलने को चुनावी मुद्दा बनाया था। तो आप ये समझिए कि जब प्रमुख ऑपोजिशन का नेता इसको एक चुनावी मुद्दा बनाता है कि नेटो से बाहर निकल जाया जाए फ्रांस को, तो वो अपने आप ही, उसके इतने सारे जो फॉलोअर्स हैं, उनके जनमानस में भी वही चीज है, उनके मन मस्तिष्क में भी वही चीज है। तो आप यहां भी देख रहे हैं कि वेस्ट के अंदर समस्याएं हैं। एक चीज आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, और कोई इसको भी नहीं प्रकाशित कर रहा, युगांडा।
छोटा सा देश है ईस्ट अफ्रीका में, और वहां पर लगभग लगभग 12 खरब US डॉलर, 12 ट्रिलियन US डॉलर वर्थ का सोना मिला है उनकी खदानों में। 12 ट्रिलियन US डॉलर वर्थ का मतलब अमेरिका की जीडीपी, आधी जीडीपी से कुछ ज्यादा। और जी। करेंसी सर्कुलेशन में जो होगी उसका कितना गुना, मैं सोचता हूँ 3-4 गुना तो होगा कम से कम सर्कुलेशन करेंसी में। और युगांडा ने कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य ये था कि रशिया पे हमला मतलब युगांडा पर हमला। वो युगांडा जो है वो सीवियर अमेरिकन सैंक्शंस में है। अब आप ये सोचिए कि जब ये सोना निकलेगा, अभी हिंदुस्तान भी 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, चीन भी सोना खरीद रहा है, रशिया भी सोना खरीद रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स ही नहीं भाई साहब, जियो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है कुछ सालों में डॉलर से बाहर निकल जाए। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में भारत के लिए सबसे अच्छा यही है कि हम दोनों कैंपों में रहें, हम दोनों कैंप को साथ रखें। हम वेस्ट का कैंप भी साथ रखें, हम ईस्ट का कैंप भी साथ रखें। तो कुछ लोग बहुत समय से कहते थे ये बात कि हमको SCO छोड़ देना चाहिए, हमको ब्रिक्स छोड़ देना चाहिए। कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि जी। हम पॉलिसीज को वहां पर अपने हिसाब से बना सकें। तो जी। भारत ने वही किया जो भारत का हित है। भारत ने वही किया कि कहीं ना कहीं हम रशिया को समर्थन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वेस्ट के साथ भी मिलकर चल रहे हैं। दूसरी बात, अब ये देखना होगा कि जब ये वोटिंग आएगी इस चीज पर कि दुनिया इस चीज को स्वीकार करती है कि नहीं, कि ये 4 टेरिटरीज जो अनेक्स की है रशिया ने, उसका खंडन करती है या उसको पसंद करती है, उस समय भारत कहाँ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं अपने एनालिसिस से कह रहा हूं कि भारत उस समय शायद वॉकआउट कर जाए, उस समय वोटिंग में सम्मिलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम रशिया का भी फेवर नहीं कर सकते। हमारे सामने दूसरी समस्याएं भी है। हमारे सामने एक समस्या है कि हमारी टेरिटरी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उसी प्रकार से चीन ने भी कश्मीर के एक हिस्से पे कब्जा कर रखा है। तो इस प्रकार से तो मिलिट्री लगाकर वहां पर भी वो जनमत संग्रह करवा दें तो क्या होगा? तो हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते, हमारा हित देखते हुए। और हम जो बातें हमेशा करते रहे हैं उसको देखते हुए, हम रशिया की इस चीज पर मुझे नहीं लगता कि हम उसके फेवर में वोट करेंगे। उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है नहीं करें, हम उससे एब्सटेन कर लें। मुझे ऐसा जी। लगता है कि एब्सटेनेंस होगा भारत का, कि भारत उससे एब्सटेन करेगा, ना रशिया के फेवर में ना विरुद्ध में। लेकिन फेवर में तो मुझे नहीं लगता कि हम वोट करेंगे इस चीज पर। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, जंग की इस वक्त, जैसे कि रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाला पुल तबाह कर दिया गया। रूस ने, यूक्रेन ने हालांकि ऑफिशियली नहीं कहा कि, हालांकि उन कुछ लोगों ने ये मूर्खता की, जिसके बाद रूस ने, कल आपने देखा क्या किया, एक के बाद एक करीब 70-75 मिसाइलें उनके ऊपर दाग दी और बड़ा नुकसान हुआ। तो हाल फिलहाल में क्योंकि ये लड़ाई अभी रुकते नहीं दिख रही है, और आपको क्या लगता है कि इस वक्त पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होगा? पुतिन चाहते हैं पीछे हटना, या ये लड़ाई ऐसे ही लंबी चलेगी? और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर भारत कब तक अपनी पोजीशन जो अभी भारत ने ले रखी है वो बरकरार रख पाएगा? देखिए साहब, यदि लड़ाई को खत्म करना था तो वो जो जनमत संग्रह हुआ, 4 टेरिटरीज रशिया ने ऑक्यूपाई की, रेटिफाई कर दी, उसके बाद उसी के ऊपर बातें होके खत्म हो जाती, तो वहां पर पीस हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमने देखा कि कॉन्स्टेंटली जो है यूक्रेन भी एग्रेशन दिखा रहा है। पहले आप ये देखिए कि वो नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइन तोड़ी गई, फोड़ी गई। कुछ लोग कहते हैं कि रशिया ने फोड़ी, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका ने फोड़ी। लेकिन रशिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों फोड़ेगा? नंबर एक। नंबर दो, रशिया के पास एक रिमोट कंट्रोल था जिससे वो डराता था वेस्ट को, पर्टिकुलरली जर्मनी को। जर्मनी जो है इकोनॉमिक इंजन है यूरोप का, तो वो रिमोट कंट्रोल का सेल क्यों निकालेगा? तो वो मुझे नहीं लगता कि रशिया ने किया होगा। फिर दूसरी चीज, अभी ये पुल जो फोड़ा गया, ये रशिया को क्या, जिसको कहते हैं ना कि भालू की आंख में उंगली डालना, क्या ये आंख में उंगली नहीं डाली गई? और मैंने तो कहा था, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे तो मैंने कहा था एक डिस्कशन में कि आप 48 घंटे देखिए,
48 घंटे बहुत क्रूशियल है, कुछ ना कुछ बड़ी रिएक्शन आने की संभावना पूरी है रूस की तरफ से, और रूस की तरफ से आई तो देखिए कहीं पर भी सिविलियन कैजुअलिटी होती है तो वो बुरी बात है, हम उसको पसंद नहीं करेंगे कभी भी, उसको कंडम भी करेंगे। लेकिन क्या ये अनपेक्षित था? क्या किसी भी बड़े देश के ऊपर इस प्रकार से हमला होगा? और मैंने उस समय उस चैनल पे ये भी कहा था कि मुझे जो लगता है कि इसमें आतंकवाद की बात भी सामने आएगी, रशिया लाएगा, क्योंकि वो मिसाइल से हमला नहीं था, वो ड्रोन से हमला नहीं था, ट्रक लोडेड विथ एक्सप्लोजिव था। और अभी हमको अभी भी नहीं पता कि उसका जो ड्राइवर था, चालक था, वो मरा कि जिंदा है। अगर वो मर गया तो फिर तो वो सुसाइडल अटैक था, तो टेररिज्म की श्रेणी में अपने आप आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि रशिया एक टेररिज्म वाला एंगल भी डेफिनेटली लाएगा, और वो लेकर आया उसमें कि ये टेररिज्म है जो यूक्रेन से हुआ। तो ये सब चीजें होनी थी, ये अनपेक्षित नहीं थी। लेकिन आप यदि मुझसे पूछते हैं कि अभी जंग रुक जाएगी, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये जंग रुकेगी। ना मिड टर्म इलेक्शन से पहले ईरान की जो जेसीपोवा, जिसको न्यूक्लियर ट्रीटी बोलते हैं, वो हो पाएगी, ना मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये जंग रुक पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। जंग जंग दरअसल चुनाव में भी एक मसला बनता है अक्सर। तो डॉक्टर साहब, जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया अचानक, वो इस जंग में उन्होंने एंट्री मारी है, एक तरह से बयान दे दिया। कहा कि ये सब बाइडेन की गलत नीतियों के कारण है और बाइडेन को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और ये कहा कि ये लड़ाई बर्बादी की मंजिल तक पहुंचेगी, मतलब इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। ये थोड़ा, देखिए पहले तो आर्मेडोगॉन की बात की थी। आर्मेडोगॉन मतलब प्रलय, प्रलय की बात की थी जो बाइडेन ने, कि इससे कि जो रशिया जो है अगर वो अटैक करता है, किसी तरह के न्यूक्लियर अटैक करता है या टेक्टिकल न्यूक का उपयोग करता है, तो आर्मेडोगॉन हो जाएगा। भाई, कैसे आर्मेडोगॉन होगा? वो करेगा यूक्रेन पर अटैक। यूक्रेन के पास क्या न्यूक्लियर वेपन है जो उसके ऊपर वापस दागेगा? तो तो एक तरफा कार्रवाई हुई ना, तो उसमें अर्मेडोगन कैसे होगा? अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये भी अतिशयोक्ति कर रहे हैं कि इससे दुनिया तबाह हो जाएगी। भाई साहब, वो इस प्रकार की जंग हमने सीरिया में भी देखी, क्या दुनिया तबाह हो गई? नहीं होता है। इस प्रकार की जंग हमने लीबिया में भी देखी थी, क्या दुनिया तबाह हो गई? नहीं हुई। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि यूरोप में अगर जंग होगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ये जयशंकर जी ने एक बात जो कही थी वो बहुत सही है, वो अमेरिका पे भी फिट होती है कि यूरोप को ये चीज, इस चीज से बाहर निकलना होगा कि आपकी परेशानी है, लेकिन मेरी परेशानी पूरी दुनिया की परेशानी है। नहीं साहब, ये जंग जो है वो यूरोप में जंग हो रही है, इससे दुनिया बिल्कुल तबाह नहीं होगी। ये दोनों तरफ से अब क्या है, चुनावी गोटियां बैठ चुकी हैं। जो बाइडेन कोशिश करेंगे कि इस जंग को कैश करें, वो चाहेंगे कि रशिया का कुछ और नुकसान हो इसमें, और जो वहां पर इन्फ्लेशन की बातें हैं या दूसरी परेशानियां जो अमेरिका के अंदर लोकल स्तर पर है, उसके ऊपर लोग बात नहीं करें। और रूस की जो जंग है, रशिया की और यूक्रेन की जो जंग है, वो प्रमुख बिंदु बन जाए चुनाव का। और डेफिनेटली ट्रंप ये कोशिश करेंगे, रिपब्लिकन ये कोशिश करेंगे कि ये पूरी के पूरी जो गलतियां हैं ये जो बाइडेन की है, अगर जो बाइडेन नहीं होते, डोनाल्ड ट्रंप होते, तो ये जंग संभवतः होती ही नहीं। वो इस प्रकार की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत कुछ स्टेक्स पे लगा हुआ है, दोनों पार्टीज का, रिपब्लिकन का भी और डेमोक्रेट्स का भी। हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ से बैठ के ज्यादातर व्यूअर्स की कितना स्टेक पर है। देखिए, अगर वहां पर हाउस के अंदर मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन की मेजोरिटी हो जाती है और डेमोक्रेट्स जो है वो अल्पसंख्यक बन जाते हैं, तो आप मान के चले कि अगले 2 साल तक जो बाइडेन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर मेरी एक सोच है, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मेरा एनालिसिस है कि यदि रिपब्लिकन्स के पास मेजोरिटी आती है तो होगा कुछ भी नहीं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि एक बदले के स्वरूप जो बाइडेन के ऊपर महाअभियोग आ सकता है। आपको याद होगा, ट्रंप के ऊपर महाअभियोग लगा था लेकिन वो फेल हो गया था, ऐसा ही इनके ऊपर भी फेल होगा। लेकिन खिलाफ जो महाअभियोग आएगा उसकी बहुत डबल चीजें होंगी। आपको याद होगा भाई साहब त्रिवेणी जी कि
चुनाव था, तब हंटर बाइडन जो कि जो बाइडन के बेटे हैं, और जो बाइडन एक बिजनेसमैन बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो तो राजनीति करते हैं, उनका बेटा ही बिजनेस संभाल रहा है। तो उसका जो एक लैपटॉप उसने सुधारने को दिया था, और जिसने उसको सुधारा था उसकी पूरी की पूरी उसने डाटा ले लिया, और फिर वो डाटा खूब बाहर आया था, उसमें बहुत सी खराब चीजें भी थी, लेकिन उसमें बहुत सारी ईमेल कम्युनिकेशंस भी थे, और उसमें ये दिखता था साफ साफ कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, तब भी बहुत सारी डील हुई, इंक्लूडिंग चाइना से या दूसरी जगहों से, जहां उनके बेटे ने उनके पावर का उपयोग किया या दुरुपयोग किया। तो ये जो चीज है ना, पावर का दुरुपयोग होना, ये उनके खिलाफ महाअभियोग इम्पीचमेंट लाने के लिए पर्याप्त नजर आता है मुझे। तो अगर रिपब्लिकन मेजोरिटी होती है तो जो बाइडन के खिलाफ महाअभियोग आ सकता है। जो बाइडन कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति बने उनके खिलाफ, तो वो चाहेंगे कि यूक्रेन का विषय अभी गर्म होता रहे, उबलता रहे, ताकि उनको वहां ब्राउनिंग पॉइंट मिल जाए। बिल्कुल आपने और ठीक कहा। अभी यूक्रेन। और जो क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे जो है डिटेल एनालिसिस नहीं करते, अभी कुछ रैंकिंग बढ़ी है जो बाइडेन की। वो क्यों बढ़ी है रिपब्लिकन पार्टी की? क्योंकि वहां पर एक एंटी एबॉर्शन और अबॉर्शन, प्रो अबॉर्शन लॉबी है, और रिपब्लिकन्स जो है चूंकि वो राइट विंगर्स से वो एंटी एबॉर्शन है, और ये जो है डेमोक्रेट्स थोड़ा प्रो एबॉर्शन लॉबी रहते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वोटिंग के लिए। तो हो सकता है जो महिलाएं नहीं निकलती थी वो वोट करने के लिए बाहर निकले और वो डेमोक्रेट्स के प्रति वोट करे। तो हो सकता है इतना कमजोर हालत नहीं रहे जो बाइडेन की, ये भी संभावना को हम नकार नहीं सकते। जी डॉक्टर साहब, आपने अच्छा हाँ, बिल्कुल एक बात सही हो, कहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी रशिया वाला जो विषय था ना यूएन में, हाँ। थोड़ा सा मैं वो भी बता दूं दर्शकों को कि जी। चलिए जो भी होता है, अभी इसके बाद वोटिंग होगी यूएन जी। जनरल असेंबली में, उससे हो क्या जाएगा ग्राउंड पर? क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो हो नहीं रही है। भाई साहब रशिया हार गया, पूरी तरह से भी हार गया तो ठीक है ना, दुनिया बोल रही है कि हम पतन नहीं कर रहे, लेकिन ग्राउंड पे कोई चीज चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होगा पास, सिक्योरिटी काउंसिल में लाया भी नहीं गया है, ये तो यूएन जनरल असेंबली का है। तो रशिया जो कर रहा है वो करता रहेगा उन चारों क्षेत्रों में जिसको उसने अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लिया। ग्राउंड पे कुछ फर्क नहीं पड़ना। जी। जी बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। और ये जंग फिलहाल थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, अभी लेकिन तो हम तो नहीं। चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई जैसा कि जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के जैसे कि ट्रंप का बयान आया, ऐसा भी ना हो। और ये लड़ाई जितनी जल्द खत्म हो उतना भारत के लिए भी अच्छा है, और बहुत दुनिया अच्छा की है। अर्थव्यवस्था के लिए भी, और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये एक अच्छा होगा कि लड़ाई लंबी नहीं खिंचे। नहीं और खींचे। रूस भी, काश रूस को भी सद्बुद्धि आए और यूक्रेन को भी। डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय और हिंद। मैं, जय हिंद डॉक्टर साहब। और मैं आपका, आपके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं अपने उसमें डाल दूंगा। और जरूर डॉक्टर साहब का अपना भी एक चैनल है गुलरेज शेख के नाम से, और आप उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू आपने सो हमारे मच। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।